तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो सभी विषयों का है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 10, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इसका मान रख दीजिए x1 y1 और x2 y2 का, और यहाँ पे मान रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु में जो पहला होता है वो होता है x1 और ये जो दूसरा होता है ये होता है y1। ये देखिए दूसरे बिंदु में जो पहला होता है वो क्या होता है x2 और जो दूसरा होता है वो क्या होता है y2। अब इसमें मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 10, प्लस है तो प्लस, उसके बाद x2 का मान यहाँ पे देख लीजिए 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, कोमा यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पर रख दीजिए 3, प्लस y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब ऊपर वाला क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 10 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 बट्टा 2, कॉमा यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसे कटा लीजिए, 2 से ये 14 7 बार में कटेगा, 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया हम लोगों का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो 7,2 निकला। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर जो संस्कृत का है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो भारतीय संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6
6 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मछली में, बी ऑप्शन है पेड़ पौधों में, सी ऑप्शन है मनुष्य में, डी ऑप्शन है जानवरों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है उसमें पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं। यहाँ पे आपको पद निकालना है कि 3 से लेके 60 के बीच में कितने पद हैं। यहाँ पे एपी दिया है 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं आपको निकालना है। तो पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो n से सूचित करते हैं। यहाँ पे आपको n का मान क्या कर देना है, निकालना है। तो यहाँ पे n का मान निकालना है तो कौन से फॉर्मूला के यूज कीजिएगा, तो an वाला यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए an बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू क्या होता है, d होता है। यहाँ पे an क्या होता है, तो अंतिम पद होता है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद कितना दिया है, 60 दिया है, यानी लास्ट वाला पद कितना दिया है, 60 दिया है। तो यहाँ पे an की जगह पे 60 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे a का मान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए a क्या होता है, तो प्रथम पद होता है ap का, यानी ap का प्रथम पद यानी पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3। हमको n का मान निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे d का यहाँ पे मान का रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकलेगा, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 - 3 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी यहाँ पे d का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया। अब इसमें रख दीजिए an, यानी अंतिम पद कितना है, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 60। a यानी होता है प्रथम पद, यानी पहला पद कितना है, यहाँ पे निकला है a का मान 3। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 प्लस n का मान हमको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। d का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर रख दीजिए 3। अब इसमें क्या कर दीजिए, तीनों में ये जो 3 है ये इन दोनों में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, क्योंकि ये जो 3 है ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए 60 बराबर ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे देखिए 3 में n से गुणा होगा तो ये 3n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 में -1 से गुणा होगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं +3 और -3 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर बचेगा यहाँ पे 60 और उधर बचेगा 3n। अब यहाँ पे हमको n का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी यहाँ पे देखिए 60/3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। कटा दीजिए, 3 से ये 60 कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। यानी 20 बराबर कितना निकल गया, n निकल गया। यानी पदों की संख्या कितना निकल गया, 20 निकल गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। जो बहादुर का नाम था वो दिल बहादुर था, इसका पूरा नाम, बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। उसके आगे से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 मार्च को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर जो हिंदी का है। 10 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 21। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो हो गया हमारा स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। अब यहाँ पूछता है एक और प्रश्न कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √2 है पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए √2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब ये रूट रह जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 + √3, यहाँ भी देखिए √3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2√3/√3, तो यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और 2 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मिल गया हमारा परिमेय संख्या। बोल रहा था प्रश्न कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, √7 है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। और प्रश्न भी पूछ रहा था कि निम्न में से कौन परिमेय है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है, परिमेय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है कुरान, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है रामायण, डी ऑप्शन है बाइबिल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया, तो आधुनिक छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न संस्कृत का है। यहाँ पे देख लीजिए, दधीची के हड्डी से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, डी ऑप्शन है तीरधनुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो कोलकाता में स्थापित किया गया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न ये हिंदी व्याकरण से है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है सभा, डी ऑप्शन है चावल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए, जिससे समूह का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे सभा, सभा से समूह, ये सभा
क्या होता है, तो ये व्यक्तियों का समूह होता है, इसे समूह का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पे सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राम, राम क्या है, नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और तेल क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। 17 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका कोशिका की होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का कितना हल होगा। इसका बताना है कि कितना हल होगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका आलेख कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो क्या होता है, पहले समीकरण में a1 होता है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c1 होता है। और ये है दूसरा समीकरण, तो दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो क्या होता है, यहाँ पे a2, और जो y में गुणा करता है वो b2, और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c2। अब यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है और यहाँ पे a2 का मान रखना है। तो a1 कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। और a2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। फिर आपको यहाँ पे b1 बटा क्या निकालना पड़ेगा, b2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप b1 का मान रखिए, b2 का मान रखिए। तो b1 का मान यहाँ पे 2 है, और b2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 है, कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कितना आ गया, 1/6। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब तीसरा बराबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है, यहाँ पे देखिए b1 बटा b2 के। तो ये क्या होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी आलेख होता है तो इसका कितना हल होता है, एक हल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। ए ऑप्शन है लखनऊ घराने से, बी ऑप्शन है डुमराव घराने से, सी ऑप्शन है बनारस घराने से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन जुटता है यानी ऑक्सीजन का योग होता है, इसे आपको याद रखना है। उपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है यानी ऑक्सीजन जुटता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपचयन की अभिक्रिया क्या है, तो अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है टूटकर, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। उपचयन वह प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो दोनों को ही याद रखना है, दोनों ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। एक समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 9 और बोल रहा है कि x बराबर 1 है तो y का मान क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जहां पे x है वहां पे x का मान रख दीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। x का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y बराबर 9 है तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है तो सबसे पहले 1 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा हमारा 2y बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2y बराबर 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा ये। अब कटा दीजिए, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी y बराबर कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न हिंदी का है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है मांग करना, डी ऑप्शन है पीछे रहना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ पछताना होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। यहाँ पे देखिए 25 नंबर आ गया, यहाँ पे देखिए 24 30, यहाँ पे देखिए 25 नंबर है, यहाँ पे 24 नंबर छूट गया। यहाँ पे देखिए 25 नंबर है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ए ऑप्शन है डायर समिति, बी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति, सी ऑप्शन है हंटर समिति, डी ऑप्शन है यहाँ पे जालिया समिति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का गठन किया गया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ है, तो अमृतसर में है, इसे आपको याद रखना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे करके देख लीजिए, ये 2 से कटेगा 50 बार में, ये 2 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 के पावर 2 गुणे 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 2, यानी 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है कार, सी ऑप्शन है खोखा, डी ऑप्शन है खोखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, जिसका नाम कासू भी था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की खून खौलना
खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुल खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घबराना, बी ऑप्शन है प्रेरित होना, सी ऑप्शन है तेज बुखार होना, डी ऑप्शन है बहुत क्रोधित होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ बहुत क्रोधित होना है होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आप अपना कॉमेंट करके बता दीजिए कि 29 प्रश्न में से कितना सही हुआ, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर छूट गया, उसको मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे टोटल 29 प्रश्न है। तो अब आप लोग बता दीजिए कि 29 में से आपका कितना सही हुआ। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखिए गणित का है कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है -5। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिए और आप बता दीजिए कि आपका 29 प्रश्न में से कितना सही हुआ। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।